नमस्कार दोस्तों, कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे और फ्रांस की क्रांति के पृष्ठभूमि, फ्रांस की क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति के तत्कालिक कारण और फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में हुई, इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरा डिटेल से देख लिया। संभवतः वहाँ से बनने वाले जो सवाल भी थे उस पर चर्चा किया था कि जैसे इसकी मौलिक अधिकार के बारे में ध्यान रखिएगा, कब घोषणा करता है, फ्रांस कब अपनी स्वतंत्रता दिवस की घोषणा करता है। इन सारे चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया और उम्मीद करता हूँ आपने समझ भी लिया होगा। इसके बाद हम लोग संविधान सभा और उसके कार्य के बारे में देखें। क्या देखें? संविधान सभा और उसके कार्य के बारे में देखें कि संविधान सभा का काम क्या था, संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा ने किस तरह से फ्रांस की जनता के हित के बारे में बात किया और फिर किस तरह से लुई के शासन को समाप्त करके फ्रांस में शासन स्थापित किया गया। शायद आपको याद होगा कि जब हम फ्रांस के संविधान सभा या कार्य के बारे में बात कर रहे थे, है ना, संविधान सभा और कार्य, जब हम संविधान सभा और कार्य के बारे में बात कर रहे थे, इस दौरान हमने देखा यहाँ पर कि एक राष्ट्रसभा, क्या हुआ? राष्ट्रसभा को ही संविधान सभा कहा गया। क्या कहा गया? संविधान सभा। किसको कहा गया? तो राष्ट्रसभा को कहा गया। ठीक, इसके साथ साथ हमने देखा यहाँ पर कि 16 जनवरी, है ना, 16 जनवरी 1793, 16 जनवरी 1793 को लुई 16वां, ध्यान रखिएगा, लुई 16वां को क्या किया गया? फांसी दे दिया गया। एक्चुअली ये लुई 16वां को फांसी किसके शासनकाल में दिया गया? तो इस बात को भी ध्यान रखिए, जीरोंदस्त, है ना, इसी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जीरोंदस्त। तो ध्यान रखिए, इसके बाद जैकोबिन दल आया। जब लुई 16वां को फांसी दे दिया गया तो क्या आया? जैकोबिन दल। और जैकोबिन दल का शासन कब से कब तक चला? तो जैकोबिन दल का शासन था 1795 से लेकर के 1799 तक। ये सारी घटना हम लोग पिछले सेशन में कर चुके थे। पिछले सेशन में हम लोग एक एक करके समझ चुके थे और साथ ही साथ यहाँ से संबंधित सवाल कैसे बनाए जाएंगे उसके बारे में भी देख चुके थे। बातें हैं कि आज के सेशन में हम लोग किस चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो शायद ये वाला आपने ज़रूर सुना होगा कि मुझे फ्रांस का मुकुट ज़मीन पर पड़ा मिला, जिसे मैंने अपनी तलवार की नोक पर उठा लिया। ये कथन नेपोलियन बोनापार्ट के थे और आज के सेशन में हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ही बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह के व्यक्ति था, इसका व्यक्तित्व क्या था और क्या ऐसा कारण था कि फ्रांस के इतिहास में, यूरोप के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट के कार्यकाल को नेपोलियन युग के नाम से जाना गया। आखिर हम लोग जब भारतीय इतिहास पढ़ते तो उसमें गांधी युग के बात करते हैं कि गांधी युग का दौर रहा होगा। उसी तरह से यूरोप में कभी एक समय रहा होगा नेपोलियन का, जिस समय पूरे अपना प्रभाव यूरोप में जमा चुका होगा और उससे पूरे यूरोप प्रभावित रहा होगा। परिणामतः इतिहासकारों ने उसे क्या कहा? नेपोलियन का युग कहा। नेपोलियन का युग की बात करें तो कब से कब तक मानते हैं? तो एक्चुअली नेपोलियन का युग अगर देखा जाए तो 1799 से 1815 तक ये दौर रहा है। इस समय को यूरोप में, फ्रांस में नेपोलियन युग के नाम से दिया गया। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले नेपोलियन के जीवन के बारे में समझेंगे, नेपोलियन के थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि वो किस तरह से फ्रांस के राजनीतिक में आगे बढ़ा और किस तरह से वो फ्रांस के सम्राट के पद को प्राप्त किया। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है, मुझे फ्रांस का मुकुट जमीन पर पड़ा मिला, जिसे मैंने अपनी तलवार की नोक पर उठा लिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? आप एक इतिहास के विद्यार्थी हैं
तो आपको इसका अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि भाई ये फ्रांस के मुकुट के बारे में जब बात कर रहा है तो कोई मुकुट वो जमीन पर पड़ा हुआ रखा हुआ नहीं था जिसको नेपोलियन चलते हुए मार्ग में उठा लिया। नेपोलियन ने इस मुकुट को पाने के लिए कई युद्ध किया और कई युद्ध के माध्यम से इन्होंने अपनी विजय हासिल की, फ्रांस के सीमा को परिवर्तित करने की कोशिश किया और फ्रांस की जनता ने इसे वो राजमुकुट पहना दिया। खैर, इसी तरह से एक इनका और स्टेटमेंट आया, बड़ा अच्छा रहा है, शायद आप भी कभी कभी अपने ज़माने में यूज करते होंगे कि यदि आप 100 शेरों की एक सेना बनाते हैं जिसका सेनापति एक कुत्ता है तो युद्ध में सारे शेर कुत्तों की मौत मारे जाएंगे। ये नेपोलियन कहता था। बहुत अच्छा बात कह रहा है कि अगर आप 100 शेरों का एक सेना का झुंड बनाते हैं, 100 शेर हैं उसमें, और उस शेरों का झुंड का सेनापति अगर एक कुत्ता है और युद्ध करने गया तो वो सारे शेर जो सेना के रूप में हैं वो एक कुत्ते के भांति मारे जाएंगे। लेकिन अगर आप 100 कुत्तों का झुंड बनाते हैं और उस कुत्ते के झुंड में एक शेर सेनापति खड़ा कर देते हैं तो सारे कुत्ते शेर की भांति लड़ेंगे। क्या करेंगे? शेर की भांति लड़ेंगे। मतलब सेनापति के महत्व के बारे में ये नेपोलियन बोनापार्ट कह रहा था कि आखिर सेनापति का रोल क्या होता है युद्ध में, सेनापति का महत्व क्या होता है युद्ध में। खैर, ये सब बातें कहने की है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट को समझने से पहले एक बार हम लोग इस देश दुनिया के मैप को देख लेते हैं कि आखिर देश दुनिया का मैप क्या कहता है ना, ताकि नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ने में और उससे संबंधित बातों को चर्चा करने में बड़ा आसान हो जाएगा। हम लोग पिछले सेशन में जब फ्रांस की क्रांति के बारे में जिक्र किया था तो शायद मैं आपको उस दौरान भी इस मैप के बारे में बढ़िया से स्टडी करवाया था कि आखिर कौन सा देश कहाँ है। और हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो खास करके वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, एटलस बगल में लेकर के बैठिएगा और जैसे कोई देश आए, कोई क्षेत्र आए, कोई घाटी आए, कोई एरिया आए तो एटलस में कम से कम एटलीस्ट उसे एक बार जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, ये मैप हमारा पूरे दुनिया की है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, है ना, क्या है ये, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ये वाला एशिया। ठीक, इधर इसके बाद ध्यान रखिएगा कि यूरोप की जब हम बात करते हैं तो यूरोप में हमारा ये थोड़ा सा क्षेत्र जो दिख रहा है ये वाला, इसमें फ्रांस और पुर्तगाल है। कौन है? फ्रांस, पुर्तगाल। उसके ऊपर जाते हैं तो ये वाला एरिया है ना, जैसे जैसे मैं कलर कर रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारा फ्रांस। इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा ये जर्मनी हो जाएगा और छोटे छोटे राज्य। फिर यहाँ पर एक ये इटली हो जाएगा। मैं बड़े बड़े राज्यों को दिखा रहा हूँ। फिर आगे चल करके ये देखिए पोलैंड है, इधर डेनमार्क है, इधर यूनाइटेड किंगडम है, वही अंग्रेज जो भारत पर आकर के 200 साल तक राज किया था, और फिर उधर अमेरिका की तरफ। क्लियर? आपको यहाँ के कम से कम बेसिकली ये यूरोप के एरिया को याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट के समय का। ठीक है, जब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके महाद्वीपीय व्यवस्था पढ़ेंगे या फिर यूरोप के फ्रांस के साम्राज्य में विस्तार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जब विभिन्न देशों के बारे में चर्चा होगी, जैसे ऑस्ट्रिया है, पर्सा है, रोमानिया है, नीस है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा। क्लियर? अब देखिए, इस मैप को आपने ध्यान से देखा। इसके साथ हम लोग जब नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म फ्रांस में हुआ। ठीक, लेकिन क्या सच में फ्रांस में हुआ था कि नहीं हुआ था? जहाँ पर इनका जन्म हुआ उस समय वो फ्रांस के अधीन क्षेत्र था या नहीं था? तो जन्म के संबंधित अगर बात करें तो सब कोई जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म एक द्वीप पर हुआ था। उस द्वीप का नाम था कॉर्सिका। क्या नाम था? कॉर्सिका द्वीप। और कॉर्सिका द्वीप अगर दुनिया के चित्र में हम देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ पर, है ना। कॉर्सिका द्वीप अगर हम देखें तो कॉर्सिका द्वीप जो है ये वाला देखिए, खास करके ये वाला है हमारा कॉर्सिका द्वीप। ठीक है, कॉर्सिका द्वीप ये वाला है, ये रेड कलर। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म इसी कॉर्सिका द्वीप पर हुआ, यानी कि इनके परिवार यहीं रहते थे कॉर्सिका द्वीप में। और जिस समय इनका जन्म हुआ था
उस समय कॉर्सिका द्वीप ये इटली का भाग हुआ करता था। किसका भाग हुआ करता था? इटली का। आप ये देख रहे हैं, एक्चुअली ये इटली है। क्या है ये? इटली। ठीक है, हर एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ये इटली है और फिर ये वाला एरिया फ्रांस है। तो जन्म के दृष्टि से देखें, वो उस समय इटली का भाग हुआ करता था, फिर आगे चल कर के फ्रांस इस पर कब्जा जमा लिया और ये फ्रांस का भाग हो गया कॉर्सिका द्वीप, है ना। जैसे हम लोग एक बात करें कि जिनका जन्म 2000 के पहले हुआ, 2000 ईस्वी के पहले हुआ, उनका जन्म झारखंड वासियों का, झारखंड वासी नहीं बल्कि बिहार मानते होंगे, उस समय उनका जन्म बिहार में हुआ। लेकिन 2000 के बाद ये झारखंड अलग हो गया, ठीक, एक नए प्रदेश हो गए। उसी तरह से आपको हम बता रहे हैं कि ये कॉर्सिका द्वीप जो है ये उस समय इटली के अधीन हुआ करता था, इटली के कब्जे में था। लेकिन मज़ेदार वाली बात यह है, रोचक बात यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कॉर्सिका द्वीप पर हुआ। ये अपने आप को मूलवासी इटली का नहीं मानता था, फ्रांस का मानता था। किसका मानता था? फ्रांस का, है ना। आगे चल कर के ये फ्रांस का सम्राट भी बन जाता है। क्या करता है? फ्रांस का सम्राट भी बन जाता है। कहा जाता है कि हालांकि प्रारंभिक समय में इन्हें फ्रेंच पढ़ने में बड़ा दिक्कत होती थी और स्पेलिंग बड़ा इसका कमज़ोर था। क्या था? स्पेलिंग बड़ा कमज़ोर था, फ्रांसीसी लिखना कम आता था, लेकिन मैथ बहुत अच्छा से आता था इसको, मैथ के ज्ञान बहुत अच्छे से थे। हम लोग इसके बायोडाटा में चर्चा करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का कौन सा सब्जेक्ट क्या था, कैसा नहीं था, ठीक। शुरू में कहा जाता है कि कुछ कुछ प्रभाव इटली का था इसके ऊपर, बोलने में, बोलचाल के भाषा में उस समय इटली का प्रभाव इसके ऊपर था, लेकिन बाद में चल करके वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। आप इस पर देखिए, ये जो पूरा फोटो देख रहे हैं, अब नेपोलियन बोनापार्ट के यहाँ जा कर के शादी नहीं करना है, उसके परिवार के साथ कोई शादी वगैरह रचाने के कुंड रिश्ता लेकर के नहीं जाना है। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि ये पूरा फैमिली नेपोलियन बोनापार्ट के ही है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कॉर्सिका द्वीप में हुआ, हम लोग देख लिए। कॉर्सिका द्वीप की स्थिति देख लिए, कहाँ पर कॉर्सिका द्वीप है वो भी देख लिए। ये इधर स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये फ्रांस, ये इटली है, और ये वाला बीच के जो द्वीप है ना, ये द्वीप ही और कॉर्सिका द्वीप कहलाता था। तो कॉर्सिका द्वीप में इनके परिवार कार्लो बोनापार्ट और इनकी माता मैरिन थी, ठीक। कार्लो बोनापार्ट कॉर्सिका द्वीप में था, एक वकील के पद पर था, वकील साहिबा। क्या था? ये वकील था, पढ़े लिखे व्यक्ति था, और इनका जन्म यहाँ। कुछ समय बाद सारे परिवार ये फ्रांस पहुँच गए। कहाँ पहुँचे? फ्रांस पहुँच गए, है ना। कुछ समय बाद कॉर्सिका द्वीप को छोड़ दिया और फ्रांस पहुँच गया। नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस की साम्राज्य सीमा में विस्तार कर रहा था तो उस समय कॉर्सिका द्वीप को फ्रांस के अधीन में ले आया था। कहा जाता है कि इस कार्लो बोनापार्ट के टोटल 8 बच्चे बच्चियां थी, टोटल 8 पुत्र और पुत्रियां, पुत्र पुत्री मिला करके 8 थे, जिसमें से 5 लड़का 3 लड़की। अब कहेंगे सर ये बताने की क्या ज़रूरत है? तो बताने का ज़रूरत यहाँ पर सच में नहीं था, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझें कि नेपोलियन बोनापार्ट के व्यक्तित्व जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ किस तरह से मुझे ये मदद करेगी, ठीक है। 8 बच्चे में से हम देख रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का पिता कार्लो बोनापार्ट कोई राजा तो था नहीं, जो कि उन्हें पैतृक आधिकारिक के रूप में फ्रांस का राजगद्दी मिला था। भाई, उनके पिता तो एक साधारण से वकील थे, जिनका अर्थ उपार्जन मतलब उसके आर्थिक जीवन भी ठीक से नहीं चल पाती थी, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट अपने भाई बहन में से, आप देखिए यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट है, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला नेपोलियन बोनापार्ट 1769, कब है? 1769 में इनका जन्म हुआ था, ठीक। लेकिन इससे पहले एक भाई था इनका जोसेफ, जो कि 1768 में जन्म लिया था। कितना में जन्म लिया था? 1768 में जोसेफ जो है वो जन्म लिया था। यहाँ पर ये जोसेफ देखिए। अब आपको यहाँ हम ये बता रहे हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? यहाँ देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट 2 विवाह किया, एक इधर और एक इधर, दोनों विवाह दिख रहे हैं। 1791 में और दूसरा
1791 में इसका जन्म हुआ था, मतलब, और एक ये है 1763। ये इसके साथ बड़ा अच्छा था, मतलब बचपन के दोस्त थी ये, है ना। 63 और 69 ज़्यादा दिन है नहीं। 1793 में जाकर के शायद इनसे विवाह किया था, इसके बारे में बात करेंगे। इन पत्नियों का योगदान बहुत अच्छा रहा। क्लियर। ये देख रहे हैं बबुआ, ये बबुआ नेपोलियन बोनापार्ट का पुत्र है। क्या है? दूसरी पत्नी से हुआ था। और ये बबुआ नेपोलियन बोनापार्ट ये भी है, लेकिन नेपोलियन तृतीय है और ये नेपोलियन द्वितीय है। नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन द्वितीय, नेपोलियन प्रथम, इसको मान लें। पूरा फैमिली का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। बात कहेंगे कि सर आपने तो बताया नहीं, हम लोग अभी इसी चीज़ में उलझे हुए हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर लिख करके समझाने का प्रयास किया है। पहला है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ। एक ऐसे व्यक्ति, है ना। एक ऐसे व्यक्ति कहने का मतलब क्या? जरूर कुछ खास होगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो निर्विवाद रूप से आधुनिक युग का एक महान व्यक्ति था तथा यूरोप के इतिहास में युग निर्माता होने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ, है ना। वह कोई और नहीं बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक, क्लियर। जन्म हो रहा है 18वीं शताब्दी, तो जन्म 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ये सब इतिहास के भाषा में आप लोगों को समझ में आता ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे। जब हम 16वीं शताब्दी के प्रथम दशक की बात करते हैं, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करते हैं, 9वीं शताब्दी के 9वीं दशक की बात करते हैं, तो इस समय आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कब का डेट बताया जाता है इतिहास की भाषा में। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा चरित्र रहा होगा जो उसकी यह आकर्षक हो, इसके तरह आकर्षक हो। कहा जाता है कि जितनी पुस्तक उस पर मतलब नेपोलियन बोनापार्ट पर लिखी गई, शायद ही कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर उतना पुस्तक लिखा गया होगा। सोचिए कि नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर इतना रिसर्च किया गया, नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर इतनी सारी पुस्तकें छपी कि शायद ही वैसा कोई यूरोप में व्यक्ति जन्म लिया होगा जो कि उसके ऊपर उतना रिसर्च किया गया हो, उसके ऊपर उतनी पुस्तकें प्रकाशित करवाई गई हो। हम लोग 1857 की जब क्रांति पढ़ते हैं तो उस दौरान हम लोग एक घटना देखते हैं। उस क्रांति में उसकी विशेषता देखते हैं कि भारत में शायद ही कोई वैसी घटना घटी हो जिस पर उतनी पुस्तक लिखी जा चुकी हो जितना कि 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई हो। ठीक है। उसी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में यह बात कहा जाता है। नेपोलियन एक असाधारण मस्तिष्क और चारित्र्य का स्वामी था। उसमें काम करने तथा व्यवस्था की स्थापना करने की असाधारण शक्ति थी। दूरदर्शिता, आदम्य साहस, उत्तरदायित्व निभाने की इच्छा और जो कार्य ठान ले उसे पूर्ण करने के संकल्प। मतलब ये एक मुझे पॉजिटिव एनर्जी देती है। क्या पॉजिटिव एनर्जी देती है? जब नेपोलियन के बारे में स्टडी करते हैं तो नेपोलियन के चरित्र को देख करके, उनके कैरेक्टर को देख करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके अपने अंदर वो ऊर्जा, एनर्जी आने लगता है कि भाई नेपोलियन ऐसा व्यक्ति रहा अपने जीवन में, अपने समय में, कि जिस काम को इन्होंने ठान लिया उसे पूर्ण करके ही ये सांस लेता था या पूर्ण करने का संकल्प ले चुका होता था और उस काम को पूरा करने के पहले काम को छोड़ता नहीं था। वो वैसा व्यक्ति था। आज बहुत सारे वैसे भी हमारे साथ हैं कि रोज रूटीन बनाते हैं, रोज तैयारी के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम पूरा होने से पहले उसको त्याग देते हैं, योजना समाप्त कर देते हैं, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जितना बड़े बड़े बातें कहे जाए सब इस पर लागू होता है। क्यों? क्योंकि एक साधारण सा व्यक्ति सम्राट के पद तक पहुंच जाता है। एक साधारण सा व्यक्ति जो सेना के पद में जाकर के प्रारंभ में शामिल होता है और आगे आने वाले समय में वह सैन्य बल के आधार पर पूरे यूरोप में राजसत्ता को चुनौती देते हुए फ्रांस की राजगद्दी को प्राप्त करता है और फ्रांस में गणतंत्र व्यवस्था को समाप्त करके फिर से ये क्या करता है, तो फिर से राजतंत्र की स्थापना करता है। क्लियर यहां तक? लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, इसमें कुछ बुराइयां भी थी
और बुराइयां थी, हालांकि बहुत कुछ थी, खामियां और अच्छा दोनों साथ साथ चलती है ना। एक स्टेटमेंट यहाँ है एग्जाम की दृष्टि से, देखिए अब आप सभी पीएचडी नहीं कर रहे हैं। कहता है कि वह कहता था, कौन कहता था? नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि सत्ता मेरी रखैल है। बस इस बात को समझिए, सत्ता के बारे में इन्होंने एक बात कहा कि सत्ता मेरी रखैल है, ये इनकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। आगे इन्होंने क्या कहा? सत्ता रखैल है, इसे वश में करने के लिए मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है कि मैं ना तो उसे किसी को छीनने दूंगा और ना अपने साथ किसी को भोगने दूंगा। ये सत्ता के बारे में कहता था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की ये सबसे बड़ी कमजोरी थी, सत्ता को अपना रखैल समझता था और कहता था कि इस सत्ता को पाने के लिए मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मुझे इतनी कठिनाइयां उठानी पड़ी है कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। और अगर मैं इस सत्ता को जब पा लिया तो ना ही किसी को छीनने दूंगा और ना ही किसी को अपने साथ भोगने दूंगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। जब फर्स्ट बार में मैंने कहा था कि फ्रांस के मुकुट जमीन पे गिरा हुआ था, मैंने तलवार की नोक पर उठाया, इसी बात को लेकर के नेपोलियन बोनापार्ट ने उस बात को कहा था। क्लियर हो गया? अब हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन परिचय से संबंधित बात करते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पढ़ने के लिए, किसी भी व्यक्ति के राज्यकाल को पढ़ने के लिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके विशेषता को जानने के लिए हमें उसके जीवन परिचय जानना जरूरी होता है। एक मोटा मोटी इंट्रो हमें जानना है ना, कि उसका जीवन किस तरह से रहा और किस तरह से वो आगे बढ़ा। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ। 15 अगस्त हमारे देश के क्या है? आज़ादी दिवस। तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। किसके घर? वकील साहब के घर में। इनके पिता एक वकील थे, है ना? क्या थे? वकील थे। वकील साहब के घर में जन्म हुआ। कार्लो बोनापार्ट, माता लेटिजिया, क्या नाम है? लेटिजिया रामोलिनो, पूरा नाम है लेटिजिया रामोलिनो। कॉर्सिका द्वीप के अजासियो शहर, हो सकता है शहर पूछ दे, कॉर्सिका द्वीप ना पूछे, तो आपको ध्यान में होना है कि अजासियो शहर है, ठीक है? वही कॉर्सिका द्वीप में पड़ता है जहां मैंने अभी पिक्चर दिखाया आपको। वकील साहब का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। ऊपर से 7 बच्चे, 7 नहीं, यहाँ पर 8 कर लीजिएगा। कितना? 8 बच्चे। मैंने 8 दिखाया था ना, 8 बच्चे थे, जिसमें से 4 पुत्र नहीं 5 पुत्र थे। कितने? 5 पुत्र। कुछ पुस्तकों में 4 पुत्र लिखते हैं और 7 बच्चे का जिक्र होता है। एक्चुअली एक पुत्र के बारे में जिक्र ही नहीं होता। नेपोलियन अपने भाई बहनों में सबसे अलग था। अलग कैसे था भाई? जब सभी भाई बहनों का जन्म एक ही गर्भाशय से हुआ, एक ही माँ के गर्भ से हुआ, तो फिर अलग कैसे था? अलग इसलिए था, इस चीज़ को समझिए। कहा जाता है कि जब नेपोलियन बचपन की अवस्था में था, बाल्यकाल में था, तो बहुत पतला दुबला था, देखने में लड़की जैसा लगता था। अब सोच ले कि आज के ज़माने में कोई लड़का अगर लड़की की तरह दिखे तो समाज में उसे लोग किस दृष्टि से देखते हैं, उसके जीवन उस साथी या मतलब उसके समकालीन साथी जो है किस तरह से उसके साथ बिहेव करते हैं। अगर गुस्सा हुआ, झगड़ा हुआ तो उन्हें चिढ़ाते भी होंगे, है ना? उन्हें हीन भावना से देखते होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट भी बचपन में कुछ उसी तरह से दिखता था और उसके साथ कुछ इस तरह से घटना घटती थी। पूरा पतला दुबला था, लड़की की तरह दिखता था। अगर लड़की होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लड़का होकर के लड़की की तरह दिखना समाज में उस समय बड़ा अजीब मानते थे, आज भी मानते हैं। नेपोलियन कभी कभार एकांत में बैठ जाता था, अपने आप को ये हीन भावना से देखता था, अपने आप को भी हीन भावना से देखता था कि भगवान ने मुझे इस तरह क्यों बनाया, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो कभी कभी एकांत में बैठ करके सोचता, जमीन पर कुछ नक्शा ड्रॉ करता, जमीन पर कुछ किले वगैरह बनाते और फिर उस किले को ध्वस्त करता। हालांकि इनके ये विलक्षण गुण या प्रतिभा जो है उसमें एक कारण था, समाहित था। आने वाले समय में इन्होंने कई
किलों को ध्वस्त भी किया। नेपोलियन का जहां जन्म हुआ था वह क्षेत्र 1768 ईस्वी में इटली जीत करके अपने सीमा में मिला लिया था। नेपोलियन का जन्म 1769 में कब हुआ? 1769 में। और 1768 में इटली क्या किया था? अपने अधीन में ले लिया। तो उस समय एक तरह से कहे वो जमीन जो है इटली के अधीन आता था। पूरा लिखा हुआ वही बात। जन्म से वह इटालियन था पर व्यवहारिक रूप से वो फ्रांसीसी था। वो मानता ही नहीं था कि मैं इटालियन हूँ, वो कहता था कि मैं तो फ्रांसीसी हूँ। क्या हूँ? मैं फ्रांसीसी हूँ। 1778 की बात है भाई, वकील साहब के यहाँ बेटा पैदा लिया है। 1778 है, शिक्षा दीक्षा की बात हो रही। आज लोग मैट्रिक पास करने के बाद सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा डिग्री हासिल कर लिया, मैं इंटर पास कर गया तो बहुत बड़ा डिग्री हासिल कर लिया। आज के ज़माने में जो कि आज का दौर है, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए खाना पानी है उतना इम्पोर्टेंट हर व्यक्ति के लिए एजुकेशन है ना। इतना महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में एजुकेशन। श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन, जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, खाना जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। उसी तरह से आज के ज़माने में जिंदा रहने के लिए शिक्षा भी चाहिए, अन्यथा आप जिंदा रह ही नहीं सकते। 1778 की बात है, उन्हें शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिला कराना था, है ना। स्कूल का नाम था स्कूल ऑफ ऑटन। यहाँ पर इनका नामांकन हो गया। वह फ्रेंच सीखा। यहाँ पर फ्रेंच भाषा भाई गए फर्स्ट टाइम था तो ABCD लेटर सिखाया जा रहा था फ्रेंच भाषा, लेकिन बड़ा कठिनाई हो रहा था फ्रेंच सीखने में। ये एक्चुअली स्पेलिंग नहीं सीख पाया, बहुत गलतियाँ होती थी, इन्हें बहुत दिक्कत होता था फ्रेंच भाषा बोलने में पढ़ने में। 9 वर्ष की आयु में उन्हें ट्राई के निकट एक छोटे से शहर ब्रियन-ली-चैटेau, याद रखिएगा, हो सकता है इससे एजुकेशन से संबंधित सवाल पूछ दे। पिछला बार एक बार BPSC में हमने देखा कि महात्मा गांधी के बारे में पूछा, लेकिन उसके प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पूछा कि उनकी प्रारंभिक एजुकेशन कहाँ पर हुई थी, उस स्कूल का नाम क्या था, है ना। वो BPSC की बात है, खैर अलग बात। तो हो सकता है नेपोलियन से आपको पूछ दिया जाए शिक्षा से लेकर के, तो ये बात रखिएगा। पहला स्कूल ऑफ ऑटन में, दूसरा ब्रियन-ली-चैटेau में। ये सैन्य स्कूल था, सैनिक स्कूल था, है ना। और इस सैनिक स्कूल में फिर इसका नामांकन हो गया। नेपोलियन गणित एवं भूगोल में काफ़ी तेज था, बढ़िया था। गणित और भूगोल के विषय इनके लिए बड़ा आसान था, बड़ा इंपॉर्टेंट समझता था, मतलब पढ़ने में मज़ा आ जाता। आजकल के भी ज़माने में बहुत सारे लोगों को इतिहास मज़ा नहीं आता है। इतिहास उन्हें पढ़ने के लिए दे तो उन्हें बोरिंग सब्जेक्ट लगता है ना, लेकिन वही दूसरा सब्जेक्ट दे तो उन्हें बहुत मज़ा आता है, वो एक रोचकपूर्ण तरीके से पढ़ता है। 1784 ईस्वी के बात है, ब्रियन से वो ग्रेजुएशन कर लिया। कहाँ पर? ब्रियन, ठीक है, ब्रियन शहर से वो ग्रेजुएशन किया और इसके बाद वो पेरिस के अभिजात एकोल रॉयल मिलिट्री में दाखिला हुआ। कहाँ पर भाई? गणित भूगोल उस समय एक्चुअली नाविक सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। अगर इसमें ज़्यादा दिलचस्पी था, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो लोग कहते थे ये एक नाविक बन सकता है। यहाँ पर वह 1 वर्ष के भीतर 2 वर्षीय कोर्स पूरा कर लिया, बहुत अच्छा है। एक जो इनके लिए 2 साल का कोर्स था वो 1 साल में ही कंप्लीट कर दिया, इतना तेज तरार व्यक्ति था। नेपोलियन को पढ़ाई के दौरान अपने गरीबी से बहुत चिढ़ होता था, बहुत गरीब था, है ना। और समाज में सामंत, कुलीन, पादरी, समान वर्ग की अवधारणाएं थी यूरोप में। हालांकि फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद ना वो सब बदलाव आया, लेकिन उस समय तो ये सब व्यवस्थाएं थी। कुलीन की क्या दशा है, सामान्य वर्ग की क्या स्थिति है, पादरियों का क्या इज्जत है, सब अलग तरीके से था। तो ये गरीब था, इसलिए अपने आप से बहुत चिढ़ता था, बहुत अच्छा है। गरीब है तो गरीबी से आप चिढ़ रहे हैं, लेकिन उस गरीबी को दूर करने का भी उपाय ढूंढिए, ना कि सिर्फ चिढ़िए, ना कि सिर्फ अपने आप को कोसिए कि हम गरीब हैं, ठीक है। ये कभी कोसना नहीं चाहिए कि हम गरीब हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। हाँ, कर सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट उसका उदाहरण है। अपने गरीबी से ये बहुत चिढ़ता था, परिणाम उसके मन में हीन भावना उत्पन्न होते रहते थे, जिसके चलते जीवन भर वह कुलीन परिवार में संबंध स्थापित किया। मतलब इनके दिमाग में एक बात आ गया था कि हम जितने गरीब घर में जन्म लिए हैं, हमारी जो समाज में स्थिति है, जो इज्जत है, उसे मैं बदल दूंगा, उससे परिवर्तित कर दूंगा, और उसके लिए
आजीवन प्रयास किया, फाइनली ये सम्राट बना तो भाई बहुत बड़ा पद पर चला गया। उस गरीबी को इन्होंने दूर कर दिया। 1796 की बात है। 1796 में एक सुंदर विधवा महिला थी, जोजेफिन। क्या नाम है? जोजेफिन। नेपोलियन उससे विवाह कर लिया। नेपोलियन के उत्थान में उसकी पत्नी का योगदान बहुत ज़्यादा था। ग्रेजुएशन के दौरान नेपोलियन तत्कालिक बौद्धिक विचारों के पुस्तकों का भी अध्ययन किया, जिसमें से वॉल्टेयर है, मॉन्टेस्क्यू है और रूसो है। जिस समय ये पढ़ाई कर रहा था उस समय वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, इन सारे पुस्तकों की बहुत विस्तार से इन्होंने अध्ययन किया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश किया। कहा जाता है इनके जीवन पर इनकी माता का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था और ये बड़ा उद्दंड किस्म का बालक था। नेपोलियन, ध्यान रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट बिना बहुत ही उद्दंड किस्म का बालक था। आवारागिरी इनके जहन में थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही व्यक्ति से कंट्रोल होता था, जो थी इसकी माँ। क्या थी? इसकी माँ। ये अपने माँ से खूब डरता था। माँ का प्रभाव रहा। दूसरा प्रभाव इसके ऊपर रहा है, ये हो सकता है सवाल पूछे, जूलियस सीजर और सिकंदर महान। सिकंदर महान पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा और वो कई देशों को जीतते हुए भारत तक पहुंच गया था, है ना। तो सिकंदर के उस विजयी अभियान से ये काफ़ी प्रभावित था। इसको भी मन में हमेशा ख्याल आता था कि मैं पूरे यूरोप को जीत लूँगा। क्या करूँगा? पूरे यूरोप को जीत लूँगा, उसके बाद देखूँगा। नेपोलियन के उदय के कारण क्या है, अब इस चीज़ को हम लोग समझें। भाई नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन हम लोग समझ लिए, पढ़ाई लिखाई समझ लिए, उनके शिक्षा दिशा के बारे में समझ लिए, उनके परिवार फैमिली के बारे में समझ गया, कहाँ पर जन्म हुआ ये सब समझ गया, उनके बारे में बहुत सारी कहावतें भी सुन लिया, है ना। आइए, कहता है जिन फ्रांसीसी नागरिकों ने क्रांति के लिए घोर संघर्ष किया, पुरातन व्यवस्था का अंत किया, नवीन संविधान बना करके नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त की, उन्हीं नागरिकों ने मात्र 5 वर्ष के अंदर क्रांति का गला घोटकर एक अधिनायक नेपोलियन को अपना शासक स्वीकार कर लिया। इसके पीछे कई कारण थे, बस इस स्टेटमेंट को थोड़ी सी समझने की जरूरत है। कहता है कि फ्रांस में जिस क्रांति के माध्यम से पुरातन व्यवस्था को अंत कर दिया गया, फ्रांस के नागरिकों ने जिस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्रांति किया, उस क्रांति के माध्यम से नया संविधान बनाया, उस संविधान के माध्यम से लोगों को अधिकार दिया, वही जनता मात्र 5 साल के अंदर उस क्रांति को ही गला स्वयं घोंट दिया। क्या किया? क्रांति की गला स्वयं घोंट दिया और 5 साल के मात्र अंदर एक अधिनायक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को चुन लिया। क्या किया? नेपोलियन बोनापार्ट को चुन लिया। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के चुनने के पीछे हम लोग कई कारण देख सकते हैं। पहला, फ्रांस में डायरेक्टरी शासन के दौरान वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, आर्थिक दशा पतनोन्मुख पर थी। जब हम डायरेक्टरी शासन की बात करते हैं तो पिछले क्लास में हमने बताया कि 1795 से लेकर के 1799 तक, कब? 1799 तक डायरेक्टरी शासन चला, है ना। और इस शासन काल के दौरान जनता की स्थिति गजब की हो गई। हर एक तरह महंगाई से ये जूझ रहे थे, कर्ज से जूझ रहे थे, भूखे मर रहे थे। तो लोग फिर से नई मार्ग ढूंढने के कोशिश कर रहे थे। व्यापार ठप हो चुका था, मुद्रास्फीति में कई गुना वृद्धि हो चुकी थी। नेशनल कन्वेंशन ने जिस संविधान को लागू किया, क्रांति के भावना के प्रतिकूल था। कन्वेंशन के सदस्य स्वार्थी हो चुके थे और वे स्वार्थी लोग आपस में कभी कभी लड़ते रहते थे और लड़ने के दौरान इनका लगता था कि हम सत्ता पर सदैव के लिए बने रहे। क्या करें? सत्ता पर सदैव बने रहे। संविधान में डायरेक्टरी शासन की स्थापना कर लोगों ने गलती कर दिया था, क्योंकि सभी डायरेक्टर आपस में झगड़ रहे थे ताकि उन्हें सत्ता पर हमेशा निरंतर बनने का मौका मिल सके। शासन अत्यधिक निष्क्रिय हो चुका था, शासन का कोई मतलब नहीं, जो वह शासन चलाने वाला था आपस में ही झगड़ रहा था। निराशा के
निराश के बादल को दूर करने का मात्र एक उपाय था, वह था युद्ध। क्या था? युद्ध। अब फिर से एक बार युद्ध का उपाय आया। इन सब कारणों से जनता उब चुकी थी, अतः अब युद्ध है तो युद्ध से भी उब चुकी थी, अतः वह आदर्शों व मूल्यों को त्याग कर इस स्थिति से अब लोग उबरना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? उबरना चाहते थे। इस समय मात्र नेपोलियन ही नजर आ रहा था। कौन नजर आ रहा था? नेपोलियन ही नजर आ रहा था। वह यूरोप के युद्धों में विजयी होकर के फ्रांस की सीमा में अद्भुत परिवर्तन कर दिया था। क्या किया था? अद्भुत परिवर्तन कर दिया था, जिसे उसकी ख्याति भी बढ़ चुकी थी और फ्रांस का मध्यम वर्ग जो है वो स्थिरता और अस्थायित्व चाहते थे, वह नेपोलियन ही दे सकता था। मतलब कि फ्रांस के सभी लोग, चाहे मध्यम की बात हो, सामान्य वर्ग की बात हो, कृषक वर्ग की बात हो, सभी लोग जो है अब देश में शांति चाहता था, स्थिरता चाहता था, ताकि व्यापार भी ठीक से हो, भूखमरी दूर हो, गरीबी दूर हो, है ना। और इस परिस्थिति में मात्र उन्हें एक नेपोलियन ही नजर आ रहा था कि नेपोलियन जब यूरोप में विभिन्न राष्ट्रों के साथ युद्ध में युद्धरत था तो उस समय इन्हें काफ़ी सफलता मिल रही थी, काफ़ी इन्हें ख्याति प्राप्त हो रहा था। अब आइए, कारण तो हम लोग देख लिए कि कौन कौन से कारण रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान में। ये सारे कारण फ्रांस के पृष्ठभूमि में ही थी। फ्रांस के क्रांति के बाद के जो घटनाएं हैं उसी पृष्ठभूमि में वो सारे कारण तैयार हुए थे, वो सारे मार्ग तैयार हुए थे नेपोलियन बोनापार्ट को सत्ता प्राप्त करने। अब हम लोग समझते हैं इसका उत्थान क्या रहा, कैसे हुआ। कहता है नेपोलियन का राजनीतिक जीवन एक मामूली सी सैनिक के रूप में शुरू हुआ, मतलब साधारण सा कॉन्स्टेबल के रूप में। कैसे? कॉन्स्टेबल के रूप में, एक साधारण मामूली से सैनिक के रूप में शुरू हुआ। मात्र 16 वर्ष की उम्र में नेपोलियन आर्टिलरी जो है वो उसमें आर्टिलरी के सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में फ्रांसीसी सेना में भर्ती हुआ। छोटी सी पद होती थी, ज़्यादा बड़ा पद नहीं था। क्रांति के समय, क्रांति मतलब जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस समय पेरिस आया था और जैकोबिन दल का सदस्य बन गया। ठीक, जैकोबिन दल का सदस्य बना। जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस समय फ्रांस आने के बाद ये जैकोबिन दल का सदस्य बन गया, जैकोबिन दल की सदस्यता ग्रहण कर लिया। ध्यान रखिएगा, सदस्यता ग्रहण करने के बाद इन्हें भी वहां पर एक सेना के पद मिले, छोटे से, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पद मिला था। 1793 में तुल्लो बंदरगाह पर ब्रिटेन कब्जा जमा चुका था। अब देखिए, तुल्लो बंदरगाह को तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं ताकि दिमाग में आए कि आखिर तुल्लो बंदरगाह कहां पर है। ठीक, हालांकि आप समझ जाएंगे। ये है हमारा, देखिए ये वाला एरिया दिख रहा है, ये तुल्लो बंदरगाह। क्या है ये है तुल्लो बंदरगाह, है ना। यहां देखिए, ये है तुल्लो बंदरगाह। और इस तुल्लो बंदरगाह पर किसका अधिकार था? ब्रिटेन का अधिकार था। कब? 1793 में। ठीक है, 1793 में तुल्लो बंदरगाह पर ब्रिटेन का अधिकार था। यह कॉर्सिका द्वीप है जहां नेपोलियन का जन्म हुआ था। फिर तुल्लो के युद्ध में इन्होंने गजब की विजय प्राप्त किया। कहा जाता है कि जब तुल्लो बंदरगाह पर ब्रिटेन कब्जा जमाया तो मात्र 3 महीना के अंदर, कितना? मात्र 3 महीना के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट ने इस तरीके से युद्ध किया कि उन्हें तुल्लो बंदरगाह खाली करना मजबूरी हो गया, विवश हो गया, है ना। तो तुल्लो बंदरगाह को मजबूरन 1793 में जब यह कब्जा किया तो 3 माह के अंदर छोड़ दिया। क्रांति के समय नेपोलियन बोनापार्ट को वेलेंस और ऑक्जोन में, वेलेंस जो शहर है, ऑक्जोन जो शहर है, वहां पर गैरिसन ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था। किस ड्यूटी पर? गैरिसन ड्यूटी पर। मतलब जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस दौरान। तुल्लो की लड़ाई की जीत के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिगेड जनरल का पद मिल गया। ठीक है, तुल्लो की विजयी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इन्हें ब्रिगेड का पद मिला। ठीक है, ब्रिटेन के साथ जब युद्ध किया तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 5 अक्टूबर 1795 को उग्र भीड़, 5 अक्टूबर 1795 को उग्र भीड़ ने कन्वेंशन को घेर लिया। कन्वेंशन की सरकार थी, तो जब इन्हें घेर लिया तो अब इसे दबाना था, इस भीड़ को, है ना। इस भीड़ को हटाने के लिए या दबाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट को बुलाया गया। हमारे देश में भी हुआ,
नोवाखली का युद्ध, सांप्रदायिक दंगे जिसमें गांधी जी को स्पेशली भेजा गया था ताकि वो वहाँ पर उस आंदोलन को समाप्त कर सके, उस दंगे को समाप्त कर सके। उसी तरह से कन्वेंशन की जब भीड़ कन्वेंशन को घेर लिया गया तो नेपोलियन बोनापार्ट को बुलाया गया। कहता है नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे साम दाम दंड भेद सब कुछ उपाय लगा करके इन्होंने इस भीड़ को यहाँ से समाप्त कर दिया, हटा दिया। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े नेपोलियन बोनापार्ट ने किया और उस भीड़ को हटा दिया, समाप्त कर दिया। भाई खुश हो गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट को गृह सेना का सेनापति बना दिया गया। क्या किया गया? एक गृह सेना का सेनापति बना दिया गया नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक, जब कन्वेंशन के बात हुआ तो नेपोलियन बोनापार्ट को गृह का सेनापति बना दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे समझिए। इटली के विरुद्ध भावी अभियान का कमान नेपोलियन को सौंप दिया गया। अब क्या किया गया? जो इटली के विरुद्ध भावी कमान है, मतलब इटली अभियान पर जाना था, उस इटली अभियान पर जाना था नेपोलियन बोनापार्ट को, तो नेपोलियन बोनापार्ट को सौंप दिया गया। गृह सेना का सेनापति भी था। अप्रैल 1796 में ये अभियान पर निकल गया। ठीक है, कहाँ पर निकल गया? डायरेक्टरी का शासन है और ये अभियान पर निकल गया। कहा जाता है कि 70,000 सैनिक, जो कि संयुक्त सेना थी, है ना, और 70,000 की संयुक्त सेना को नेपोलियन बोनापार्ट ने गजब तरीके से पराजित किया। 70,000 सैनिक वाले पिडमोंट को पराजित कर दिया। बाध्य होकर के पिडमोंट ने संधि कर लिया और सेवाय तथा नीस जैसे प्रांत को नेपोलियन बोनापार्ट को सौंप दिया। पहली विजयी थी। पिडमोंट को हराया। पिडमोंट को हराने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को नीस और कौन सा, तो नीस और सेवाय के क्षेत्र को मिला। पिडमोंट और ऑस्ट्रिया की वो संयुक्त सेना थी। इसके बाद ऑस्ट्रिया की सेना के साथ इन्होंने कई बार युद्ध किया। ऑस्ट्रिया की सेना के साथ जब युद्ध किया तब सभी जगहों पर इन्होंने उन्हें मात दे दिया, पराजित कर दिया। ऑस्ट्रिया विवश हो गया और फाइनली ऑस्ट्रिया को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ऑस्ट्रिया, अब ऑस्ट्रिया जो है फ्रांस के साथ संधि करने के लिए राजी हुआ, जिसका नाम था कैंपो फॉर्मिया। क्या नाम था? कैंपो फॉर्मिया। देखिए कैंपो फॉर्मिया, ये वाला यहां पर कैंपो फॉर्मिया है। ठीक है, कैंपो फॉर्मिया की संधि फ्रांस और किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। ठीक, तो कैंपो फॉर्मिया की संधि हुई 17 अक्टूबर 1797। याद रखिएगा, कैंपो फॉर्मिया की संधि नेपोलियन बोनापार्ट ऑस्ट्रिया को करने के लिए मजबूर करता है। और ये कैंपो फॉर्मिया की संधि फ्रांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, नेपोलियन बोनापार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने बहुत सारे क्षेत्र फ्रांस को दे रखा था। पहला, इन्होंने बेल्जियम को दे दिया। क्या किया? बेल्जियम को दे दिया फ्रांस। ऑस्ट्रिया निकाल लो, बेल्जियम तुम्हारे अधिकार में। इसके अलावे राइन नदी के दक्षिणी तट का 2/3 भाग, है ना, दक्षिणी तट के राइन नदी के तट के जो वो 2/3 भाग स्वीकार कर लिया कि हम देंगे। और साथ ही साथ इटली का जो उत्तरी वाला प्रदेश है, इटली का, है ना, इटली का जो उत्तरी वाला इलाका है, इधर देखिए ये वाला उत्तरी वाला इलाका, ये ठीक है, ये वाला इलाका को भी देना क्या स्वीकार कर लिया। अब ये फ्रांस की सीमा में आ गया, फ्रांस के अंतर्गत आ गया। ठीक है, किसके अधीन में आ गया? फ्रांस के अंतर्गत में आ गया। नेपोलियन मई 1798 में मिस्र अभियान के लिए अब रवाना हुआ। ठीक, पहला इधर तो पिडमोंट और ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इसके साथ कैंपो फॉर्मिया की संधि हुई। कैंपो फॉर्मिया 17 अक्टूबर 1797। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपो फॉर्मिया की संधि, उससे उनको कई सारे क्षेत्र मिले। अब नेपोलियन आगे अभियान पर निकला, मिस्र अभियान पर। कहाँ निकला? मिस्र अभियान पर। कहता है कि उसका विचार था कि अगर मिस्र को जीत लिया जाए, है ना, मिस्र को अगर जीत लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा कि यूरोप और भारत के मार्गों पर फ्रांस का अधिकार हो जाएगा, तब इंग्लैंड की शक्ति को हम नष्ट कर पाएंगे। क्योंकि उस समय इंग्लैंड बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था और मिस्र पर यह अधिकार करना चाहता था। ठीक है, कहाँ पर? मिस्र पर। तो भाई ये वाला देखिए, ये है मिस्र। ठीक है, क्या है? मिस्र। इधर आप देख रहे हैं भारत, इधर देख रहे हैं यूरोप। कहा कि अगर हम मिस्र के ऊपर अधिकार कर ले
किसके ऊपर अधिकार कर ले? मिस्र के ऊपर अगर हम अधिकार कर ले तो हमें इंग्लैंड को परास्त करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, यूके यहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम, तो ये भारत उसके कब्जे में था। ये बात को स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट सोच रहा था। ठीक, जुलाई 1798 में अलेक्जेंड्रिया को जीत लिया। किसको जीत लिया? अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंडर सिकंदर। तो अलेक्जेंड्रिया को इन्होंने जीत लिया। ये सिकंदर के जो एरिया है अलेक्जेंड्रिया वाला, ठीक है, ये भारत इराक, तो ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया अलेक्जेंड्रिया को इन्होंने क्या किया? जीत लिया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद पिरामिड के युद्ध में मिस्र वासियों को पराजित करके काहिरा पर अधिकार कर लिया। मतलब अलेक्जेंड्रिया और काहिरा दोनों इसके अधीन में आ गया। ठीक है, ये काहिरा और इसके साथ साथ अलेक्जेंड्रिया, ये दोनों एरिया इसके अधीन में आ गया। इसी बीच इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन, याद कीजिए नेल्सन जब नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया था तो मजबूर हो गया था भागने के लिए। ठीक है, नेल्सन सेनापति 1 अगस्त 1798 ईस्वी को अबुक्कर की खाड़ी, किस खाड़ी में? अबुक्कर की खाड़ी में फ्रांसीसी बेड़ों को ध्वस्त कर दिया खतरनाक तरीके से। जो नेल्सन ने अबुक्कर की खाड़ी में युद्ध किया, उस युद्ध से नेपोलियन थर्रा गया। जब फ्रांसीसी की बेड़े नाविक सेना ध्वस्त हो गई तो नेपोलियन, कहा जाता है कि नेपोलियन जो है वो फिर कभी नहीं सोचा कि हम इंग्लैंड के साथ जलीय युद्ध करेंगे, नाविक सेना के साथ युद्ध करेंगे। अगर हम उसे हराएंगे या पराजित करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ थल सेना पर ही हराएंगे, स्थल पर ही हराएंगे, हम उसे नाविक सेना में टक्कर नहीं दे सकते। ठीक, तो नेल्सन क्या किया? 1 अगस्त 1798 को अबुक्कर की खाड़ी में फ्रांसीसी बेड़ों को ध्वस्त कर दिया। अबुक्कर का युद्ध भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? अबुक्कर का युद्ध। तो अबुक्कर का युद्ध नेल्सन जो ब्रिटेन के सेनापति था और दूसरा नेपोलियन की सेना, 1 अगस्त 1798 को। दूसरी ओर तुर्की के सुल्तान, जिसको टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है ना, तुर्की के सुल्तान, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। मिस्र इसी के अधीन में था। ठीक है, टर्की के अधीन में था मिस्र। किसके अधीन में था? मिस्र, टर्की। तुर्की का सुल्तान देखिए, ये वाला है टर्की। ठीक, ये वाला टर्की है और ये मिस्र के अधीन में था। ठीक, किसके अधीन में था? टर्की। तो टर्की के सुल्तान जो है वो क्या किया कि फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी नेपोलियन इस मिस्र को अपने अधीन में ले रखा था। क्या किया था? अपने अधीन में ले रखा था, काहिरा वगैरह को जीत रखा था। पहला। दूसरी बात, 1799 में सीरिया पर आक्रमण किया, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं किया, खाली लौट गया। कहां पर आक्रमण किया? सीरिया पर। ठीक है, इराक, ईरान, सीरिया वाला जो एरिया है, यहां पर जब आक्रमण किया तो मिस्र के साथ ये सीरिया, ठीक है, दिखाते हैं, ये देखिए सीरिया, यही वाला छोटा सा, इधर टर्की, सीरिया और मिस्र। पहले ये सीरिया पर अटैक किया लेकिन इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, फिर ये वापस आ गया और इधर टर्की के सुल्तान जो है वो फ्रांसीसियों के विरोध में युद्ध की घोषणा कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब यहां पर आगे ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया तथा रूस ने साथ मिलकर के एक गुट बना लिया। कौन कौन? फ्रांस ज्यादा तबाही मचा रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध पर गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रसिया, ये तीनों मिल गया, तीनों मिलकर के एक गुट बनाया और गुट बनाने के बाद ऑस्ट्रिया पुनः इटली पर धाक जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि इटली वाला एरिया को वापस देना पड़ गया था फ्रांस को, नेपोलियन को, है ना, कैम्फोर्मिया का जो संधि हुआ उसमें। तो फिर से ऑस्ट्रिया जो है, जो प्रांत फ्रांस को दे चुका था, उसके ऊपर अपना अधीनता जमाना, अपना धाक जमाना शुरू किया, क्योंकि ये लोग अपना एक गुट बना चुके थे और ये गुट शक्तिशाली गुट था। क्लियर हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस की सेना के साथ नील नदी के मुहाने पर युद्ध हुआ, नेपोलियन पराजित हो गया और कुछ दिनों तक अलेक्जेंड्रिया में ठहरा। नील नदी का युद्ध हुआ, है ना,
कई बार ये नील नदी का युद्ध पूछता है। नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर पराजित हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट नील नदी के युद्ध में पराजित हुआ और इस युद्ध के बाद ये सीधा का सीधा अलेक्जेंड्रिया में जाकर के रहा, कुछ दिन ठहरा। फ्रांस की स्थिति को देखते हुए नेपोलियन 9 अक्टूबर 1799 ईस्वी को ये वापस अपना फ्रांस लौट गया। ठीक, क्या किया, यहाँ पर कुछ दिन तक यहाँ रहा। मिस्र में नील नदी है, ठीक है, इस नील नदी पर युद्ध हुआ। इस नील नदी के युद्ध होने के बाद यहाँ पर हार गया। फिर ये कहाँ रहा, अलेक्जेंड्रिया में रहा, और अलेक्जेंड्रिया में कुछ दिन रहने के बाद फ्रांस की स्थिति डागमाडोल हो रही थी, तो ये वापस चला गया 1799 में। ये घटना थी नेपोलियन के उत्थान का, किस तरह से नेपोलियन यूरोप के विभिन्न देशों पर आक्रमण किया और जिस एरिया में जा रहा था वहाँ पर ये अपना विजयी हासिल कर रहा था। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेपोलियन लौट चुका है फ्रांस। कहाँ लौट चुका है, फ्रांस। फ्रांस में स्थिति क्या है मैं पहले बता चुका हूँ। फ्रांस में किसकी शासन है, डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी का शासन किस तरह से चल रहा है, जनता क्या है, जनता की स्थिति क्या है, हालत क्या है। और अगर उस परिस्थिति में कोई व्यक्ति जाता है जिसके लोग बेसब्रों से इंतजार कर रहा है तो क्या होगा। फ्रांस पहुंचने पर जनता के जो उत्साह था वो काफी उमड़ गई। जैसे नेपोलियन आया तो मान ले कि उसके लिए कोई ईश्वर आया है धरती पर, है ना, कोई उसका रखवाला आ चुका है। इस तरह से फ्रांस की जनता ने नेपोलियन को स्वागत किया। इतना खुश हुए कि जनता लग रहे थे खुशी से पागल हो गए हैं। सड़कों पर लोग एक दूसरे को आलिंगन करने लगे। क्या करने लगे, सड़कों पर दोस्त लोग जो है एक दूसरे को आलिंगन करने लगे, इतना खुश हो रहे थे। इस तरह के दृश्य को देख करके नेपोलियन भी बहुत खुश हुआ। उन्हें लगा कि मैं उचित समय में फ्रांस पहुंचा हूं, मैं एक अच्छे समय में फ्रांस आया हूं। ये नेपोलियन भी खुश हुआ। नेपोलियन का मिस्र से लौटना फ्रांसीसी इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। अब यहां से डायरेक्टरी का शासन समाप्त होगा, है ना। मिस्र से लौटना एक नया अध्याय शुरू होगा फ्रांस के इतिहास में। नेपोलियन ने अपने समर्थकों के सहयोग से भ्रष्ट डायरेक्टरी का शासन अंत कर दिया और शासन शक्ति 3 कौंसल में सौंप दिया। क्या किया, नेपोलियन भाई उस समय अपना धाक जमा चुका था, नेपोलियन की पूरा तारफदारी हो रही थी। नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन को अंत कर दिया और जो शासन थी वो 3 कौंसल में क्या किया, इन्होंने सौंप दिया। नवंबर 1799 ईस्वी में फ्रांस की व्यवस्थापिका ने एक प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव ला करके फ्रांस नेपोलियन को प्रथम कौंसल नियुक्त कर दिया। भाई फर्स्ट कौंसल किसे नियुक्त किया गया, नेपोलियन को। कब किया गया, नवंबर 1799 में। ठीक है, कौन कर रहा है, फ्रांस की व्यवस्थापिका। एक प्रस्ताव लाया और बोला कि प्रथम कौंसल कौन है, नेपोलियन है। नया संविधान बनाने की जिम्मेदारी कौंसल को सौंपा गया। अब वो खत्म, वो संविधान जितना बन रहा है सब खत्म। क्या हो रहा है, सब संविधान जो है वो खत्म, सारा संविधान रद्द और एक नया संविधान बनाने की बात हुई कि एक नया संविधान बनाया जाएगा और उस संविधान को बनाने का जिम्मेदारी किसके रहेगा, कौंसलों को रहेगा। किसके रहेगा, कौंसलों को रहेगा। ठीक है, 1802 ईस्वी में एक जनमत संग्रह कराया गया और उस जनमत संग्रह के द्वारा फ्रांस के कौंसल पद पर नेपोलियन को आजीवन बने रहने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। कहा कि अब जब तक नेपोलियन जीवित रहेगा इस कौंसल के प्रथम पद पर नेपोलियन रहेगा, इसे किसी भी हालत में कोई नहीं हटा सकता, परमानेंट हो गया। और अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति भी कर सकता है, ये अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। कहा जाता है कि नेपोलियन 2-4 साल और अगर फ्रांस के राजा हुआ होता या और 2-4 साल अधिक समय तक शासन किया होता तो उसके नौकर चाकर भी किसी न किसी देश के राजा हुआ करता, है ना। इतना गजब का ये व्यक्ति था। 1804 ईस्वी में परिस्थिति को इस तरह इन्होंने मोड़ा कि सीनेट को उसे फ्रांसीसियों का सम्राट घोषित करना पड़ा। मतलब कि 1804 के आते आते नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के स्थिति को इन्होंने इस तरह से मोड़ दिया, इस तरह से घेर लिया कि भाई
अंततः फ्रांसीसियों को, सीनेट को, जिसके पास अधिकार था, कन्वेंशन को, है ना, फ्रांस के राजा घोषित करना पड़ा। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। कब? 1804 ईस्वी में। इस प्रकार फ्रांस में गणतंत्र समाप्त हो गया और एक बार फिर से फ्रांस में नेपोलियन के नेतृत्व में निरंकुश राज्य की स्थापना हो गई। ठीक, नेपोलियन 1799 में नवंबर, है ना, नवंबर में प्रथम कौंसल बना। इसे प्रस्ताव पर प्रस्ताव ला करके आजीवन बना दिया गया। 1804 ईस्वी में फ्रांस के ये राजा बना। कब? 1804 ईस्वी में क्या बना? फ्रांस के राजा बना। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब राजा बना तो राजतंत्र की स्थापना हुआ। क्या हुआ? राजतंत्र की स्थापना हुआ। गणतंत्र क्या हुआ? मर गया। गणतंत्र समाप्त हो गया। ठीक है, क्या हुआ? गणतंत्र समाप्त हो गया। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के उत्कर्ष की कहानी था, नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान की कहानी था, है ना। हम लोग पूरा डिटेल में समझे कि नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से फ्रांस के राज सत्ता पर आया। अब हमें आगे देखना है नेपोलियन बोनापार्ट के कार्यकाल कि किस तरह से वो राजा के पद पर आकर के राजपद को संभालते हुए फ्रांस के साम्राज्य सीमा में मतलब कि कह ले इसको अतुल्य परिवर्तन कर दिया, है ना, या इस तरह से परिवर्तन किया कि लोग सोच नहीं सकते थे। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको टोटल नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी याद हो गई होगी। जितने हम सरल भाषा से समझाने की कोशिश किया अपने शब्दों में, वो सारी कहानी याद हो गई। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में आगे इस पर बात करेंगे, प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन का सुधार, जिसमें से हमारा होगा आर्थिक क्षेत्र में सुधार, प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नेपोलियन कोड। बहुत बार ये पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बातें चलते रहती है कि आखिर नेपोलियन कोड क्या है ना, नेपोलियन कोड क्या है। तो हम लोग इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन का सुधार, कौंसल में प्रथम कौंसल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, उसको पद दिया गया। तो जब ये प्रथम कौंसल के रूप में आया तो आर्थिक क्षेत्र में क्या सुधार किया, प्रशासनिक क्षेत्र में किस तरह से सुधार किया, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से सुधार किया, नेपोलियन कोड क्या था जिसको हम लोग कह ले कि एक कानून के रूप में क्या सुधार किया, और पोप के साथ समझौता जिसको कॉनकॉर्डेट कहा जाता है, तो उसके साथ इन्होंने किस तरह से व्यवहार किया, बर्ताव किया। ठीक है, तो ये हम लोग अब अगले सेशन में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अब यहीं पर सेशन को समाप्त करेंगे। बाय, धन्यवाद।